हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। आज जो है हम, जैसे कि आपको पता ही है, हम चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स ऑफ क्लास 10th कंटिन्यू कर रहे हैं और हम वहाँ से कंटिन्यू आगे आ चलेंगे फिर से। और हमने जो अभी तक कर लिया है, जैसे कि आपको पता ही है अल्कलाइज क्या रहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस हाउ इज़ इट रिएक्ट एंड मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ये हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज़ हो रही है ना, कैसे डिटेक्ट करते हैं CO2 गैस को, ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। और जिन्होंने भी अभी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद हम कंटिन्यू इसी से आगे चलते हैं। हमने डिल्यूशन किया था। डिल्यूशन का मतलब था कि जैसे कि जब हम एसिड को पानी में ऐड करते हैं, हमारे पास यहाँ वाटर है, ठीक है, इसमें हमने वाटर ऐड किया और वाटर के अंदर हम धीरे धीरे क्या डालते हैं, एसिड को ऐड करते हैं, सो दैट जो हमारा कोई भी इसमें से जो हीट रिलीज़ होनी है वो धीरे धीरे रिलीज़ हो, ताकि उसमें ज़्यादा एनर्जी एकदम से रिलीज़ ना हो और जो एसिड है वो स्प्लैश आउट बाहर ना हो, है ना, और हमें कोई हार्म ना हो। इसी चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम हमेशा वाटर में एसिड को ऐड करते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर को, ठीक है, क्योंकि एसिड के अंदर क्या होता है, हमेशा हीट स्टोर होती है बहुत सारी। जब हम पानी ऐड करते हैं तो बहुत सारी हीट एकदम से बाहर निकलती है ना। तो ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। आज हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दैट इज़ कॉल्ड pH यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए P मतलब पावर, ठीक है, और H मतलब हाइड्रोजन आयन की पावर, यानी कि इसकी शॉर्टकट टर्म बनाई हुई है pH की, पावर ऑफ H प्लस आयंस। और जिसका मतलब इसको वैसे जर्मन वर्ड से लिया गया था, पोटेंस बोलते हैं उसको, उसी का मतलब होता है पावर। और जो हमारा pH है, इसका काम क्या होता है, जैसे देखो मैंने कहा आपको लेमन, है ना, मैंने आपसे कहा टोमेटो, मैंने आपसे कहा क्या बोले, और क्या कह सकते हैं हम, लेमन, टोमेटो और ऑरेंज बोल दिया। मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने आपसे बहुत सारे एसिड लिख दिए। आपने pH पेपर से टेस्ट किया और आपको आया कि सब के सब क्या है, हमारे एसिड है। लेकिन अगर मुझे कहना पड़े कि कंपैरिजन करो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, सबसे जो हमारा एसिडिक करेक्टर है किस पे सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, pH पेपर तो नहीं बताता। pH पेपर तो सिर्फ ये बताता है कि ये वो एसिड है या बेस है। तो हम pH स्केल का यूज़ करते हैं, जो कि कई बार आपने pH पेपर वाले जो हम देखते हैं ना, उसकी बाहर वाली जो आपको दिखाएंगे, मैं वो भी दिखाऊंगी, एक वीडियो बनाएंगे उससे रिलेटेड भी, pH पेपर से। तो उसके ना बाहर ऐसी स्केल लगी होती है, अगर आपने कभी आपके स्कूल में देखी हो, इस तरह, एक मिनट, उसमें क्या होता है कि एक ऐसी स्केल दिखाई देती है, ऐसी। ये जो स्केल है वो 0 से शुरू होकर 14 तक रहती है। 0 से लेकर 7 तक, यहाँ तक वैल्यू जो होती है हमारी एसिडिक रहती है, और 7 से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ये सब के सब बेस होते जाएंगे, यानी बेसिक करेक्टर इनका बढ़ता जाएगा। और इधर की तरफ एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, इधर की तरफ बेसिक करेक्टर बढ़ता जाता है। ये सब चीज़ें आई थिंक आपको पता है, हम बहुत छोटी क्लासेस से ये सब चीज़ें पढ़ते आए हैं, है ना। चलिए, फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल ना रहे, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, है ना। तो इट मीन जो 7 वैल्यू है वो क्या रहती है, हमारी अप्रॉक्सीमेट न्यूट्रल वैल्यू रहती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ एक एक ए सब्सटेंस है जिसका pH जो है वो 5 है, और एक बी है जिसका pH जो है वो 6 है, तो बताइए इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। आपके हिसाब से क्या कहेंगे आप, कि जी इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से pH जो है 5 है जिसका, वो वाला ए करेक्टर, ए सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसके pH की वैल्यू कम है। इट मीन उसका एसिडिक करेक्टर क्या है, ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू बी, क्योंकि इसका pH जो है वो क्या रहता है, हमेशा कम रहता है, ठीक है। इसके बाद तो ये हमारा जो pH स्केल है ये हमें बताता है पावर ऑफ H प्लस आयंस की कौन सबसे ज़्यादा, यानी कि ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारी ये कुछ जो स्लाइड दी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो अप्रॉक्सीमेट रेंज पूछ लेता है कि हाँ जी ह्यूमन ब्लड किस कैटेगरी में आता है, एसिडिक है या बेसिक है ना। तो आप उसको किस, देखो सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट इज़ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, वैसे NaOH होता है, सबसे NaOH की तरफ मान कर चलते हो आप, ठीक है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, कि एल्कलाइज होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद स्टमक का हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ये जो लेमन है। फिर इसके बाद खट्टा होता है, विनेगर उससे थोड़ा सा और खट्टा होगा, मतलब थोड़ा सा कम, मतलब उससे थोड़ा कम खट्टा होगा। फिर उसके बाद वाइन आ जाएगी, ये भी एसिडिक करेक्टर है। कॉफ़ी भी एसिडिक होती है। मिल्क भी हमारा एसिडिक करेक्टर में आता है। आप कहेंगे मैम मिल्क कैसे, लैक्टिक एसिड होता है ना उसके अंदर, ठीक है। वाटर हमारा न्यूट्रल कैटेगरी में आ जाएगा, और ब्लड जो है वो हमारा बेसिक की साइड चला जाएगा, 7.4 के आसपास रहता है। फिर उसके बाद बेकिंग सोडा आ जाएगा, बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बेसिक होता है, ये हम एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं।
अमोनिया ये भी बेसिक कैटेगरी में है। सोप जो हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं ये सब बेसिक्स होते हैं। ब्लीच भी बेसिक है। ड्रेनर और क्लीनर के अंदर हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी सब बेसिक होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा आपको लर्निंग करना है, थोड़ा सा एक आइडिया चाहिए कि हाँ जी इनमें से एसिडिक करेक्टर कितना एक एसिडिक है, कौन बेसिक है। ज़्यादा इतना मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से इसको थोड़ा सा याद रख लेना है कि भाई मतलब जो हमारा बेसिक है करेक्टर सोप डिटर्जेंट बेसिक कैटेगरी में आते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा ज़्यादा बेसिक होते हैं, इस तरह से है ना। रेंज कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कितना होता है pH = 13 और 14, ऐसा नहीं कोई पूछेगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। pH इन आवर डेली लाइफ, यानी कि जो हमारा pH है हमारा सिर्फ हम लैब तक नहीं पढ़ते हैं, सीमित नहीं है। pH हमारा एक्चुअली डेली लाइफ से रिलेट करता है। जैसे कि हमारी जो बॉडी है हमारी बॉडी के अंदर क्या रहता है, ब्लड रहता है। और हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो किस रेंज से कितने रेंज तक काम करता है, 7.0 से लेकर 7.28 तक। 7.8 तक रहने का मतलब है कि ये किस रेंज का है, बेसिक, यानी कि ब्लड का कैटेगरी कैसी है हमारी, बेसिक, ठीक है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो pH चेंज, यानी कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 7.8 से करेक्टर ज़्यादा हो जाए, pH लेवल वैल्यू ज़्यादा हो जाए या 7 से कम हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी जितने भी हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मतलब कि हिल जाएंगी। हमारा जो सिस्टम है वो सब चेंज हो जाएगा। उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो हमारी बॉडी है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट हमारे सी वाटर्स हैं, अगर उनका pH कम ज़्यादा हो जाए तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए मुश्किल हो जाती है, प्लांट्स के लिए मुश्किल हो जाती है ना। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक सही पर्टिकुलर रेंज पर काम करता है। उसके बाद है जो एसिड रेन, देखिए एसिड रेन के लिए pH कितना होना चाहिए, 5.6 से अगर वो कम हो जाता है तो वो रेन क्या हो जाती है, हमारी एसिड रेन बन जाती है। और अगर वही एसिड रेन पावर पानी में चला जाए तो वो पानी भी रिवर्स का पानी भी क्या रहेगा, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, ईजी सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, व्हाट शुड बी द pH ऑफ द सॉइल इन द बैकयार्ड। इसका मतलब है कि हमारे कई बार घर पे या कई बार खेतों में या हमारे घर में पीछे आंगन में खुली जगह होती है, खाली जगह होती है, सॉरी खुली बोल रही हूँ, सॉरी खाली जगह होती है मिट्टी वाली, जिसमें हमने कुछ नहीं लगाया होता, अगर या थोड़ी बहुत हमें सब्जियां भी बीज लगा रखी होती हैं, तो वो सब चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे कि उसका जो करेक्टर है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर हेल्दी ग्रो करते हैं। कई प्लांट्स के लिए जो मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करते। तो हमारी जो सॉइल है वो लगभग कितने रेंज से कितने रेंज तक काम करती है, 5.5 से लेकर 7.0 तक। अगर इस रेंज से नीचे हो गए तो मिट्टी हमारी एसिडिक हो जाएगी, ज़्यादा हो गया तो बेसिक हो जाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए हम इसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। ज़्यादा हो गया अगर मान लो जैसे pH जो है कम हो गया और एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो गया तो हम कैसी फर्टिलाइज़र डालेंगे बेसिक वाले। और अगर मान लो इसका pH 7 से ज़्यादा हो गया यानी कि बेसिक करेक्टर बढ़ गया तो हम कैसा डालेंगे, जो फर्टिलाइज़र है वो एसिडिक वाले डालेंगे ताकि जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने एक बॉक्स में दिया, बॉक्स में एसिडिक सॉइल के लिए, एक सेकेंड, एसिडिक सॉइल देखिए लो pH, at pH lower than 5.5 aluminium and magnesium can become highly available to the point of being toxic। 5.5 से कम हो गया इसका मतलब वहाँ एलुमिनियम और मैंगनीज है। वैसे ये 10th में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो उसमें कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, जिंक, कॉपर, बोरॉन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम ऑल्सो बिकम लेस अवेलेबल। ये सब चीज़ें भी हमारी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि भाई एसिडिक बेसिक के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि अगर मुझे बताइए, अगर आपके सॉइल की जो मिट्टी है, अगर सॉइल की मिट्टी जो है वो एसिडिक हो गई, ठीक है, आपको बता दिया कि बैकयार्ड की जो मिट्टी है उसका pH जो है वो 5 है, ठीक है, तो आप उसको ट्रीट करने के लिए क्या डालोगे, बेसिक डालेंगे ऑफकोर्स। बेसिक में एग्जांपल बताइए, जैसे क्विक लाइम हो गया ये डाल सकते हो, स्लेक लाइम हो गया ये डाल सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी डाल सकते हो, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको एग्जांपल के तौर पे पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, व्हाट इज़ द pH इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो हमारे पेट के अंदर जैसे कि आपको पता ही है स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ये क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और जल्दी से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और साथ में इस दीवारों पर, इस पेट की दीवारों पर किसकी लेयर होती है, म्यूकस की। ये पता ही होगा आपको, शायद बायो में पढ़ते हो आप लोग, है ना। म्यूकस की लेयर होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रिवेंट करती है और
ये जो हमारा इनडाइजेशन है, कई बारी हमारा जो खाना है हमारे पेट में ना पचता नहीं है, जिसकी वजह से कई बारी हमें खट्टे डकार आने लग जाते हैं, या पेट में हल्का फुल्का हमारे गले में जलन, मतलब छाती में जलन होने लग जाती है चेस्ट के अंदर। तो वो सब क्यों होता है? एसिडिटी की वजह से। इसका मतलब होता है कि हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा बन गया, इसी वजह से उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ गया। ठीक है, और इसी चीज़ से ट्रीट करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम कोई भी इनो हो गया है ना, या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, तेजाब का कैप्सूल बोल देते हैं, वो लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली में? एंटासिड्स बोलते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं वो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर डाला होता है उन टैबलेट्स के अंदर, ताकि वो हमारा एक वीक बेस होता है, ये हमारे पेट में जाके जो एक्स्ट्रा एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, फिजिबल होती है। तब हमारा जो एक्स्ट्रा जो एसिडिक करेक्टर हमारा पेट में जो क्रिएट हो जाता है स्टमक में, उस चीज़ को ये क्लियर करता है, बैलेंस ले आता है उसके लिए। ठीक है, वीक डालता है। अगर स्ट्रॉन्ग डाल लेंगे तो आपके फिर पेट का जो स्टमक का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा? बेसिक करेक्टर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इज़ पीएच चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूथ डिके? क्या पीएच चेंज, जैसे आप कई बार हम कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? जैसे कि हम कई बार खाना खाने के बाद है ना कहते हैं हमें कि भी ब्रश करके सोना चाहिए, आप जैसे आपको पता ही है। तो उसमें होता क्या है कि जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, है ना, मीठी चीज़ यानी कि स्वीट कोई भी हमने खा ली, तो हमारे जो मुंह की सलाइवा है इसके साथ मिलकर इसका जो हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से भी कम हो जाता है, यानी कि एसिडिक मीडियम हमारे माउथ के अंदर क्रिएट हो जाता है, जिस एसिडिक मीडियम की वजह से हमारा जो टूथ का जो एनिमल होता है बाहर वाला, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो वहाँ से गिर जाती है, टूटने मतलब स्टार्टिंग हो जाती है, वहाँ से भुरने लग जाती है, धीरे 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 शुरू हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लग जाती है। और ये जो हमारा जो टूथ का जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर बनी होती है ना, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट की। इसका दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड भी लिखा भी हुआ है यहाँ पर। कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड और कैल्शियम फॉस्फेट की ये बनी होती है। ये सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है हमारी बॉडी में, लेकिन जब हमारा एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है तो ये भी हमारे बॉडी ये जो हमारा एनिमल है ये भी गिरने मतलब कि ये भी टूटने लग जाता है। इसी चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रश करते हैं, जो कि हमारा टूथपेस्ट है। जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि हमारे जो हमारे माउथ का जो नेचर है वो कैसा हो गया? अब एसिडिक हो गया। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए टूथपेस्ट कैसा यूज़ किया जाता है? बेसिक टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए इसे आगे चलते हैं। हाँ जी, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि इसका मतलब है कि कुछ एनिमल, जैसे कई बार हमने देखा मधुमक्खी हमें काट लेती तो हमारे वो जो बॉडी का जो पार्ट है वो वहाँ से स्वेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टिंग होती है आंट की या हमारी हनी बी की जो स्टिंग होती है उसके अंदर हनी बी नहीं सॉरी बाज की जो स्टिंग होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? बेसिक लिख रही थी मैं। उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? हमारा फॉर्मिक एसिड रहता है। उस फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम और भी होता है, एक मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसका मिथेनोइक एसिड नाम कैसे आया ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। मिथेनोइक एसिड होता है और एक फॉर्मिक एसिड होता है। और इस चीज़ से हम प्रिवेंट कैसे होता है? कई बार हमारे घर पे हमें कुछ नहीं मिलता, हम क्या करते हैं? लोहा घिसाने लग जाते हैं ना। लेकिन लोहा जो है इतना अच्छा, मतलब कि हम कहते हैं गुड मेथड है, वैसा कुछ नहीं है। इससे बेटर है कि आपके घर में अगर बेकिंग सोडा पड़ा है या बेकिंग पाउडर पड़ा है, आप उसको हल्का सा पेस्ट बना के, उस बेकिंग पाउडर का पानी के अंदर डाल के हल्का सा पेस्ट बना के उस एरिया पर अप्लाई कर दो। अब उसके अंदर उस एरिया में जो हमारा एसिड है वो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, जो कि हमारा जो स्वेलिंग हिस्सा था वहाँ पे पेन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ, ये जो प्लांट है हमारा, इसके लीव्स भी अगर टच कर जाएँ तो ऐसा ही फील होता है। ये कौन सा लीव है? हमने शुरू में भी पढ़ा था, नेटल की जो लीव है, इसका नेटल का लीव है, और इसके अंदर भी कौन सा एसिड रहता है? मिथेनोइक एसिड रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये रिपीट मैंने दोबारा से डाला ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। विनेगर जो है वो कौन सा एसिड रहता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिंड टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, आर्ट स्टिंग मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग जो है वो मिथेनोइक एसिड। राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके सामने। नेम द एसिड प्रेजेंट इन ant sting and give its formula. Also give the common method to get relief from the discomfort caused by the ant sting. इसका मतलब क्या है?
कि हमारा जो एसिड कौन सा होता है एंड स्टिंग में, आप कहेंगे उसमें मिथेनोइक एसिड रहता है। एक सेकेंड, इसका जो फॉर्मूला होता है मिथेनोइक एसिड का, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड। नाम है इसका मिथेनोइक एसिड, और इसका जो कॉमन नाम है जो ज़्यादातर कॉमनली लिया जाता है उसको हम फॉर्मिक एसिड बोल देते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और इसको जो है रिलीफ कैसे मिलेगा हमें, रिलीफ हमें मिलेगा अगर हम इसमें क्या लगाएंगे, एक बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। अगर बेकिंग सोडा का नाम मैं लिख रही हूँ बट इसका बाद में हम फॉर्मूला भी कर लेंगे, दैट इज़ NaHCO3। ये हमारा सोल्ट्स वाले टॉपिक में आएगा कि हाँ जी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसके ऊपर हम इसका अप्लाई करेंगे तो जो एसिड होता है वो इसको एसिड को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जो हमें डिस्कम्फर्ट यानी कि हमें जो पेन हो रहा था वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है, कह रहे हैं कि मैच द एसिड गिवन इन द कॉलम ए विद द करेक्ट ऑप्शन बी। आप इसको मैच करिए। देखो लैक्टिक एसिड किसके अंदर रहता है बताइए मुझे ज़रा, कर्ड के अंदर। एसिडिक एसिड किस में रहता है, विनेगर के अंदर। सिट्रिक एसिड किस में रहता है, सिट्रिक एसिड किस में रहेगा, टमाटो लेमन के अंदर सॉरी। और ऑक्सैलिक एसिड किस में रहेगा, टोमेटो के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज दिस। ये आपके सामने आंसर भी लिखे हुए हैं मैंने, ताकि आप लोगों को बाद में अगर कई बार हम वीडियो देखते हैं ना तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ सॉल्ट, सॉल्ट क्या रहता है। सॉल्ट जो है वो हमारा क्या होता है कि जब एसिड, वैसे जनरली हम सॉल्ट को क्या कहते हैं कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये होता है। अब इसका जनरली इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। हमें सिर्फ इतना ही पता है। इसके साथ साथ हमने ये चीज़ें भी पढ़ी थी, एक सेकंड ज़रा हम और कर लेते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे HCl है वो NaOH से रिएक्शन करके NaCl प्लस CO2 गैस रिलीज कर NaCl प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इन सोल्ट। बट जो हमारे सोल्ट होते हैं ना, सोल्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक दो तरह के भी क्यों, बहुत सारे तरह के होते हैं, खैर मैं वो नहीं बता रही हूँ। अगर अच्छा ये समझ लीजिए कि जो हमारे एसिडिक सोल्ट होते हैं उसमें उसका फ़र्क क्या होता है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूँ HCl प्लस NH4OH, ठीक है, ऐसा है हमारे पास। अब ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। अब जब एसिड और बेस मिलेंगे तो NH4 के साथ क्या जुड़ जाएगा, NH4Cl प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो NH4Cl प्लस वाटर, ये क्या बन गया, सोल्ट। हाँ, लेकिन ये जो Cl नेगेटिव वाला हिस्सा आया है ये एसिड के कौन से वाले पार्ट से आया है, इधर से। यानी ये एसिड कैसा था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, और ये अभी एसिड का ये बेस कैसा है, वीक बेस है। तो यानी ये जो सोल्ट बनेगा, ये वाला जो हमारा सोल्ट बना है ये किसका सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का ये सोल्ट है। इसी तरह से जो सोल्ट है हमारे एसिडिक सोल्ट भी होते हैं। जैसे ये सोल्ट कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा तो सोल्ट कैसा बनेगा, हमारा बेसिक सोल्ट बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास, बेसिक सोल्ट NaOH प्लस मान लीजिए आपने क्या लिया, कार्बोनिक एसिड ले लिया, ठीक है। तो अब ये H जो है इसके साथ मिला कर क्या बना देगा, H2O प्लस Na2CO3। इस तरह से उसको रिएक्शन को हम बाद में बैलेंस भी कर लेंगे। तो मतलब जो जिसके अंदर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग लिया, जैसे इसमें जो एसिड है वो वीक है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट किसका बन रहा है, बेसिक सोल्ट बन रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है एसिडिक सोल्ट और बेसिक सोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो सोल्ट्स हैं ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स में शो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर। अब ये जो सोल्ट है वो न्यूट्रल बिहेवियर भी शो करते हैं। एसिडिक बेसिक तो होते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे NaCl। दिस इज अ न्यूट्रल बिहेवियर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो ओवरऑल जो इनका इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है और ये सोल्ट कैसा बन जाता है, न्यूट्रल। और दूसरा ये दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये जो सोल्ट हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में या एक्वा सोल्यूशन में। कैसे, अब देखो मैं अगर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूँ, एक सेकेंड, अगर इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो नेगेटिव जो हमारा टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन मूव करेगा, प्लस वाला। माइनस के साथ कौन मूव करेगा, प्लस की तरफ मूव करेगा। इसी तरह से जब ये फ्लो ऑफ चार्ज होने लग जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लग जाएगी, हमारी कंडक्ट होने लग जाएगी, बिकॉज अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज टर्मिनल्स, सो दैट द फ्लो ऑफ चार्ज इज हेयर, सो द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड इन मोल्टन स्टेट। बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट NaCl जो है वो आपस में बाइंड
आयनिक फोर्सेस के साथ बाउंडेड रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन मतलब जैसे क्रिस्टल नेचर का होता है। जैसे अगर आपने कभी नमक को अपने हाथ में अपने पिंच के साथ उठाया हो तो आपने देखा होगा कि उसका नेचर कैसा है, ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टल से होते हैं, तो ऐसा क्रिस्टलाइन नेचर का रहता है। नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी कि हवा में पड़े पड़े अपने आप से उड़ता नहीं है, ठीक है, जैसे पानी उड़ जाता है, ऐसा नहीं है, नॉन वॉलेटाइल नहीं होता। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों रहता है? क्योंकि जो इनके बीच में जो फोर्सेज होती हैं, आयनिक फोर्सेज, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। सॉल्ट्स आर इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि सॉल्ट्स में तो प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं इनमें प्लस और माइनस चार्जेस नहीं होते, वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और ये हमारा कैसे नेचर का होता है? पोलर। पोलर का मतलब है जिसमें पोल्स, प्लस माइनस के पोल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये हमारे सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इनमें प्लस माइनस चार्जेस नहीं होते, इसलिए उसमें सोल्यूबल भी नहीं होते, ठीक है। यहाँ तक हमारे जो सोल्ट्स के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिए हैं। इसके बाद जो है कॉमन सोल्ट शुरू होता है। ये हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, कॉमन सोल्ट हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सोल्ट्स के अंदर कवर करेंगे हम। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट्स की स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़, थैंक यू सो मच, आपने देखा। वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, है ना, नई नई वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको फिर भी कोई एडवाइस करनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।